हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है और हमने मिरर फार्मूला भी डिराइव किया था। आज हम बात कर रहे हैं एक और फिनोमेना ऑफ लाइट की, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी रिफ्रैक्शन होती है तो रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम्स के बीच में होती है। मीडियम का मतलब जैसे हम बात करें कि ये वाटर है, जैसे एक तालाब है तो उसमें पानी भरा होगा, वो इस तरह से होगा, कुछ वहाँ पे होगा, तो ये पानी है और ऊपर एयर है और ये हो गया वाटर। अब एयर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी के, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा जिसे हम N1 लिख रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा जिसे हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब भी लाइट रे एयर टू वाटर आएगी, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जब भी रेयर टू डेंसर आएगी, जैसे यहाँ से हवा से आ रही है, ये कहाँ पानी में, तो यहाँ पानी के सरफेस के साथ पहले तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल दोनों साइड होगा, ऊपर भी और पानी के नीचे की तरफ भी, तो ये हो गया नॉर्मल। अब ये रे जो आ रही है इंसिडेंट वाली, ये वैसे तो सीधी जाने वाली थी इस तरह से, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे ये रे सीधी ना जाके या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवार्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि रेयर मीडियम टू डेंसर आ रही है या डेंसर मीडियम टू रेयर जा रही है हमारी लाइट रे। तो यहाँ पे हमारी लाइट रे कहाँ से आ रही है, रेयर टू डेंसर। तो जब भी हमारी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो टुवार्ड द नॉर्मल बेंड होगी, टुवार्ड द नॉर्मल। एंड जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो कहाँ बेंड होगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब इस केस में हम बात करें तो लाइट रे ऐसे आ रही है, देखो इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन इस एक्चुअल पाथ से ये कहाँ को बेंड होगी, टुवार्ड द नॉर्मल, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो ऐसा इसलिए होता है जब भी लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो उसकी जो स्पीड है ना, उसमें चेंज आ जाता है। जैसे वो एयर में थी तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी एज कंपेयर टू वाटर, तो इस वजह से उसकी जो ये लाइट की जो पाथ है या डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके भी दो लॉ हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है, जैसे मिरर के केस में हमने ये लॉ पढ़ रखा है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे लिख देते हैं रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे है ये हमारे पास, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई में ही रहेंगे। और जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, वो ये बताता है, जिसे हम सैनल्स लॉ भी कहते हैं। वो क्या बताता है, अब यहाँ पे देखो दो एंगल बनते हैं, एक एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे का जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल रिफ्रैक्टेड रे के साथ तो वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसके बीच में ही रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कि साइन फंक्शन जो है इंसिडेंस एंगल का वो इक्वल रहेगा साइन फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल के। लेकिन इस लॉ को सैनल्स लॉ भी कहा जाता है और ये इन रिफ्रैक्शन के जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। इनके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो जहां से लाइट रे आ रही है, जैसे इंसिडेंस रे है ये N1 से आ रही है, N1 मतलब रेयर मीडियम से आ रही है, तो रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो है इंसिडेंस वाला एंगल जो कैसा है, साइन I। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो हो गया N1। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे तो ये किस मीडियम में है, ये है N2 में, तो N2 का इधर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये लॉ कुछ ऐसे लिखा जाएगा, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। और आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो इस लॉ को हम सैनल्स लॉ भी कहते हैं। अब ये देखो लॉ जो है वो आपने ऐसे याद नहीं रखना है, यहाँ पे होता क्या है, अभी तो रे हमारी आ रही है रेयर टू डेंसर मीडियम,
लेकिन जब यही रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो वही रहेगा। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो तो n2 ही रहेगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 ही रहेगा, उसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन इस केस में जब ये लाइट रे वापस जाएगी तो ये लाइट रे इंसिडेंस बन जाएगी, इंसिडेंस। अब ये इंसिडेंस रे बन गई जो पहले रिफ्रैक्टेड रे थी। अब ये जाएगी तो अब ये जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। तो इसका असली पाथ अब ये था, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी तो ये इस तरफ को बैंड हो जाएगी और ये लाइट रे कुछ इस तरह से निकलेगी। तो ये जो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये लॉ जो था अब इसको लगाएंगे तो वो कैसे लगेगा देखना, ये हो जाएगा देखो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ तो देखो ये हो गया साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 तो इसके साथ n2 मल्टीप्लाई होगा। साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1। तो ये लॉ कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा और जब इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ द एंगल ऑफ आई साइन ऑफ द एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू n/n2। तो इस तरह से जो लॉ है वो ये लगाना है आपने और इसी तरह से इसको रिमेंबर भी रखना है। इसको इस तरह से रिमेंबर नहीं रखना है कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये आपको देखना पड़ेगा कि लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है, उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लिखने हैं। तो ये था हमारा आज टॉपिक रिफ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और लेंस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। थैंक यू।